बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं मरियम नवाज़। उनसे हम पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने नेशनल बैंक के जो मुलाजमीन थे उनकी पेंशन के हवाले से केस था, उससे मुतल्लिक बड़ा अहम फ़ैसला, एक ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर का ताल्लुक़ तो नेशनल बैंक के उस केस से मुतल्लिक है, लेकिन उसके असरात डिफरेंट जो है वो देखे जा रहे हैं। एक तो उस पर बात करेंगे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके सामने भी एक केस था, उन्होंने भी जो जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन है उसके तनाजुर में जो बात की, उस पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो उस पर बहस करेंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत है वो डिफरेंट सोच रही है, और जो PTI की जो इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया है, उसके ख़िलाफ़ जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, क्या उस पर जो है वो कबल अज़ वक्त तातीलात ख़त्म होने से पहले कोई जो है वो केस की समाअत होने के इम्कानात हैं, या जो कमेटी थी वो क्या कबल अज़ वक्त बैठ सकती है, क्योंकि हुकूमती तेवर कुछ अच्छे जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे इस सेंस में कि हुकूमत जो है वो हर सूरत में वो मखसूस नशिस्तें लेना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज़, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो एक तो जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बोले और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डिफरेंटली बोले। दोनों का एक तो अलग अलग बताइएगा कि असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, और क्या उसका ताल्लुक जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले केस से कम मंसूर अली शाह साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसका जोड़ा जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस भी बोले इस पे। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट से गुज़िश्ता रोज़ी ये मुकदमा सुना गया था, और आज उस मुकदमे का हुक्मनामा जारी हुआ है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है, बाकायदा 3 पैराग्राफ्स के अंदर। पहले तो उन्होंने बताया कि हमारी जजमेंट जो होती है वो कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइजरीज नहीं होती कि जिस पे आप अमल नहीं करेंगे। अदालत का हुक्मनामा है, उस पर अमल करने की तमाम तर जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटीज़ हैं और तमाम जो आप एक तरह से कह सकते हैं वो तमाम अफराद जो उस हुक्मनामे के एम्बिट में आते हैं, उनको उस जजमेंट पर हर सूरत अमल करना है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस चीज़ में। सेकेंडली, उन्होंने कंटेम्प्ट के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं हो तो अदालत टुथलेस होती है, यानी वो बेख्तियार होती है। तो इसलिए ये बात करना उनका बाकायदा ये शनीद है। और आप ये कह सकते हैं, आपको पता आजकल एक ही बहस चल रही है, हम जस्टिस मंसूर अली शाह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों की वजूहात वो जारी कर रहे हैं नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ के, और उसके अंदर जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो क्लियर है कि आपको इस अदालत के हुक्मनामे पर अमल करना है। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ का आपको पता है एक पुरानी लिटिगेशन है, एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें पहले ही ये इशू उठा था कि एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो आप नज़रसानी दायर करके नहीं ये कह सकते कि फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। फिर यही व्यू चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैज़ाबाद धरना केस में भी था। उन्होंने जब फैज़ाबाद धरना केस को सुना आते ही अपने पहले हफ्ते के बाद, तो उन्होंने उसमें सबसे पहले ये बात की थी कि अगर आ ही गया था फैज़ाबाद धरना के ख़िलाफ़ रिव्यू हुकूमत का, या 10 और रिव्यूज़ आ गए थे, तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप ओरिजिनल जजमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं करें। फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वजूहात जो मखसूस नशिस्तों के केस में, और उससे पहले भी उन पर तनकीद तो हम करते रहे, लेकिन आज उन्होंने मोनाल रेस्टोरेंट वाली अपनी जजमेंट के हवाले से भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिए। और उन्होंने कहा कि अभी मेरी जजमेंट आई, उस पर अमल दरामद की तो कोई बात नहीं कर रहा, उल्टा उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात बड़ी रेलिवेंट है मौजूदा सिनेरियो में। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। एक तरह फुल कोर्ट की जजमेंट भी कंसिडर होती है। उस फुल कोर्ट की जजमेंट के बाद अभी तक हुकूमत रखने डाल रही है, रुकावटें डाल रही है। उन्हीं रुकावटों का तरीक़ेकार, टेंट्रम्स मुख्तलिफ है ना, इनके फरीक हुकूमत है, उनके पास फरीक मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक थे। तो ये बात करना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कभी उसी तनाजुर में जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह कभी उसी तनाजुर में जाता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो वाज़ेह लिख दिया ना कि अगर आप अदालत के हुक्म पे अमल नहीं करते हैं तो ये आप हमारे पास कंटेम्प्ट का इख्तियार भी है, लेकिन अदालत कोशिश है कंटेम्प्ट का इख्तियार इस्तेमाल करने में, लेकिन बाकायदा ये इंदिया देना कि अगर आप नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत भी लगेगी, उसका म्यूज़िक भी फेस करना पड़ेगा। अब ये लगता है कि हमारे जजेस पहले हुकूमत को थोड़ा एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, थोड़ा रेडी कर रहे हैं कि आप ये सब नहीं करें। और जिस किस्म के इकदाम अब देखें हुकूमत की जानिब से हुए, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरा फर्स्ट डे से स्टैंड से है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जजमेंट आई। उस 8 जजेस की जजमेंट के अंदर कहीं पर ये दर्ज नहीं है कि वो आर्टिकल 51 की तशरीह कर रहे हैं, आर्टिकल 106 की तशरीह कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 की तशरीह कर रहे हैं, या सेक्शन 66 की तशरीह कर रहे हैं, कहीं दर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का जिक्र है। ये वही पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है जो जब 26,000 मुलाजमीन का केस था
तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 187 के सैक्ड एम्प्लॉइज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया था। ये वही पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं जो जस्टिस कादी फरीसा के रेफरेंस में भी देखे गए थे कि किन वजूहात की बिना पर वो रेफरेंस आया, चीफ जस्टिस कादी फरीसा को किस जजमेंट को सुनाने की सजा मिली। तो ये वो तमाम तर बातें हैं जो माजी में भी होती आई है। मौजूदा इस हुकूमत को अभी ये बातें इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि जिस मेहनत से उन्होंने शायद पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामो निशान को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में एक बागी बच्चा है इस वक्त, तो उनके नाम को ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दी। और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद के पूरे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को देखते हुए ये तमाम तर फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तफसीली वजूहात जारी करनी है, जो कि शायद उनको अब तक कर देनी चाहिए थी, आइंदा हफ्ते हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चले जाना है, उनका कोई इंटरनेशनल विजिट है, तो उससे पहले हम उम्मीद करें 26 से पहले ये फैसला आ जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीकेंड। तो इसमें अब एक्सपेक्टेशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ अपने फैसले के अंदर ये वाज़ेह करेगी कि उन्होंने पीटीआई को उनका हक क्यों दिया, क्योंकि उसकी वजह तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आपने पहले इंटर पार्टी इलेक्शंस की तकनीकी बुनियाद की वजह से बाहर निकाल दिया, उसके बाद अगर आज़ाद हैसियत में भी जीत के बड़ी तादाद में पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा उनके आज़ाद जीत के आए हुए उम्मीदवार हैं, तो वो भी आपको काबिल कबूल नहीं है। फिर अगर वो आपको पीटीआई के तौर पर कबूल नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर भी आप उनको मखसूस नशिस्तें देना नहीं चाहते। फिर एक सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो मैं समझती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट भी होगी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा वाज़ेह कर देना है, स्टैंप लगा देना है कि अगर कोई जमात एक नशिस्त जीत के आई है तो अगर उसकी जगह पर उसको कोई पूरी नशिस्त मिल सकती है, मखसूस तो उतनी ही मिलेगी। ये नहीं है कि एक जमात एक नशिस्त जीत के आई है तो उसको 4 मखसूस नशिस्तें दे दी जाए। मतलब ये पॉइंट भी जो मुतनासिब वाला पॉइंट है, ये क्लियर होगी। अभी तक आपने देखा 2 जजेस का खत आया, कहीं नहीं लिखा, हुकूमत ने लेजिस्लेशन कर दी, कहीं नहीं लिखा कि आपका तनासुब कैसे बनता। चले नहीं बनता, पीटीआई का नहीं देते उनको, आपका कैसे बनता है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की खैर नहीं करनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है पिछले 1.5 साल से, चले कि जस्टिस बंदयाल के दौर में हम कहते थे नाकाबिले अमल फैसले आ रहे हैं, या जस्टिस बंदयाल के बारे में टैग लगा दिया हमारे बहुत से दोस्तों ने कि वो पीटीआई के फेवर में ये सब कुछ कर रहे हैं, उस वक्त क्या कुछ नहीं उनको वो सपोर्ट नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल वही जजेस जो आज फैसला लिख रहे हैं, यही जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, बाकायदा अपने नोट्स के जरिए चार्जशीट करते रहे। तो उस वक्त कुछ और सूरत हाल थी। इस वक्त उन तमाम जजेस को भी ये समझ आ गई है कि तब अगर हमने ये नहीं किया होता, क्योंकि देखें अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने वाली बात थी, जैसे चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने अपनी अदलिया के लिए स्टैंड ले लिया होता तो शायद सूरत हाल वो ना होती, इतने डिफरेंसेस उनके अपने साथी जजेस के साथ ना आते। माजी में उनके सबसे करीब समझे जाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आज उनसे किसी मामले पर इख्तलाफ रख रहे हैं और चीफ जस्टिस जजेस कमेटी हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो फैसले हों, उन सब जगहों पर तनहा रहते जा रहे हैं, तो फिर ये सोचने की बात है कि कहाँ पर उनसे मिस्टेक हुई। तो ये जो पूरी सिचुएशन अब बन गई है, इसके अंदर ये फैसला एक तो बहुत अहमियत का हामिल है। सेकेंडली, ये फैसला इस तमाम बहस को भी ख़त्म करेगा और जो हुकूमत की जानिब से मूव्स है ना सारी की सारी, जिनको मैं डेस्परेट मूव्स ही कहूँगी, उन मूव्स को भी एक तरह से बंद किया जाएगा। और उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि किसी अगर उस पर अमल दरामद उसके बाद भी होता है फैसले पे, तो ही कुछ आगे चलेगा मामला, वरना ये क्योस किसी सिचुएशन है, अनारकी बनाने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा वो डिफरेंट मूड में नज़र आए, ये जो मुनाल और जो नेशनल पार्क के हवाले से केस है, इस पर जो हुकूमत का जो उन्होंने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा किसी लम्हे पे ये भी सोच सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है अगर 25 अक्टूबर को उन्होंने जाना है तब तक जो है वो चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, क्योंकि उनके हवाले से परसेप्शन कोई अच्छी नहीं है। क्या आपको ये एंगल लगता है या नहीं, ये एक रूटीन की बात है? नहीं साकिब भाई, देखें चीफ जस्टिस किसी चीज़ को दुरुस्तगी की तरफ तब जाते जब उनको मालूम पड़ता कि कोई चीज़ गलत हो रही है। मैं हमेशा से कहती हूँ आप अपनी दुरुस्तगी तब कर सकते हो जब पहले आप अपनी गलती तस्लीम करो, जब उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मौजूदा हुकूमत को लेकर के भी आज उन्होंने बाकायदा उनको वे आउट दिया, मुनाल की जजमेंट की हद तक भी उन्होंने फेडरल सेक्रेटरीज की काफ़ी उनके ऊपर गुस्सा हुए, बरहम हुए और कहा कि आपको वज़ीर आज़म को एडवाइस करना चाहिए थी ना, वज़ीर आज़म को क्या पता कि तरीक़ेकार कैसे चलते हैं, कवायद ज़वाबित क्या है। तो वो बाकायदा पूरे का पूरा जो बर्डन था वो शिफ्ट कर रहे थे फेडरल सेक्रेटरीज पर। जहाँ तक बात चीफ जस्टिस कादी फरीसा का ये है कि वो 26 को चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आप देखें कि आज जो मुकदमा उन्होंने टेकअप किया मुनाल रेस्टोरेंट को लेकर, उसमें उनको कहीं जस्टिस अतर मिनल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं है कि वो उनके फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए ये मामला टेकअप करें। सेकेंडली, उन्होंने फैसला दिया, उस फैसले के बाद हमने 2-3 दिन से देखा कि मुनाल रेस्टोरेंट को लेकर लोगों के ये सामने आ रहे हैं कि नहीं बंद होना, मतलब लोग अपने अपने इमोशंस, ज़ाहिर है वो जगह है, एक अरसे से हम बचपन से देख रहे हैं, तो हर बंदे के वहाँ से इमोशंस जुड़े हैं। तो अगर कोई दुख का इजहार करे, इसका कहीं मतलब नहीं है कि आपके फैसले पर अमल नहीं हो रहा।
मुनाल क्लोज डाउन भी हो रहा है, उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ भी फारिग कर दिया। फिर उसके बाद आपको ये डर अचानक से कैसे लग गया कि आपके फैसले पर अमल नहीं हो रहा? आपके फैसले में कहाँ दर्ज था कि रायना सईद को उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता? 3 साल के बाद भी आपको खुद आके फेडरल सेक्रेटरीज ने बता दिया कि हुकूमत जो चेयरमैन हैं किसी भी इदारे के या जो चीफ्स हैं, आपको पता है जुडिशल पैकेज की हम बात करते हैं, उनके टेन्योर को 3 साल के लिए फिक्स कर रही है। तो उसी वजह से रायना सईद के 3 साल या 3 साल से बल्कि ज़्यादा अरसे से वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है, तो उनको इस वजह से ओहदे से हटाया गया है। तो अचानक से चीफ जस्टिस को लगा कि नहीं, उनका जुर्म तो ये है कि वो मुनाल बंद करवाएंगे। तो मुनाल तो बंद हो चुका सर, उन्होंने नहीं बंद कराया, आपके ऑर्डर से बंद हुआ। तो यहाँ पे करेक्शन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर वो सारी की सारी जो अभी तक भी लड़ाई चल रही है ना, वो अना की जंग है। अच्छा। और उसमें करेक्शन कहीं भी नहीं है और जाते दिन तक नहीं होगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं से ये पक्का यकीन भी था कि शायद वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन आज बनी है, जितना मुश्किल में जितनी आज जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को चारों साइडों से बंद किया है, मुझे लगता है कि अब उनको हुकूमत भी शायद ना चाहे, क्योंकि आज जिस तरह से रुमीना खुर्शीद साहिबा खड़ी थी, जो उनकी हालत हो गई चीफ जस्टिस के मुखातिब करने पर, तो मुझे पता चला कि कितना खौफ है एक चीफ जस्टिस को लेके, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 22 ग्रेड के 2 ऑफिसर्स को वहाँ पे खड़े खड़े बेइज्जत किया बाकायदा। अच्छा। ये कहकर एक को कि आप तो अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, जो कामरान अली अफजल है, और फिर दूसरे जो आए क्लाइमेट चेंज वाले, उनको कहा कि आपने अपनी बेगम के कहने पर रायना सईद की जो ट्रांसफ़र है उनको ओहदे से हटाया। तो ये बड़े पर्सनल किस्म के नामुनासिब रिमार्क्स है और उनका प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं था। 1.5 घंटे की समाअत में बाकी दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल एक लफ्ज़ नहीं बोले और चीफ जस्टिस ने अकेले वो पूरी प्रोसीडिंग चलाई। अटॉर्नी जनरल को, जब अटॉर्नी जनरल ने थोड़ा इंटरवीन करने की कोशिश की, तो उन्हें कहते हैं आपको नहीं पता मुल्क में मामलात कैसे चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मुल्क जो है वो इस वक्त जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने उसको जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो चला रहे हैं मुल्क को। फिर उसके बाद ये भी कहा कि ये आप आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। उन दोनों काबीना जो सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, उन दोनों के बारे में कहा कि ये दोनों एनिमीज ऑफ पाकिस्तान है। फिर कहा, आई एम रिपीटिंग, ये दोनों एनिमीज हैं क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ काम करें। मतलब आप इतने लोडेड वर्ड्स यूज कर रहे हो। और वो एक सेक्रेटरी ने भी कहा कि मैंने अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, ना समरी मैंने मूव की, ना ही जो एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड को क्लाइमेट चेंज से इंटीरियर में शिफ्ट करने का मामला था वो मेरे अंडर आया। मुझे ऊपर से अहकाम आता है, मैंने उन पर अमल दरामद किया, जो मेरा काम है। मैं वजूहात में नहीं पड़ा, मेरे भाई के साथ मेरा ताल्लुक इस केस से नहीं है, वो एक नेचुरल ताल्लुक है, मैं क्या कर सकता हूँ। चीफ साहब ने उनको नहीं सुना, उल्टा कह दिया आप हमारे सामने तकरीर नहीं करें, आप पे तौहीन अदालत लगा दूंगा। फिर उसके बाद जो दूसरे सेक्रेटरी थे उनको भी इसी किस्म की बातें की कि आप किसके कहने पर चलते हैं, आप मुझे बताएं कि मौसमियाती तब्दीली को क्या कोई खलाई मखलूक चला रही है। अच्छा। फिर ये भी कहा कि किसके कहने पर आप अहकामात पे ये सब कुछ करते हैं। तब उन्होंने भी स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, उनका नाम एजाज डार था। एजाज डार साहब ने कहा कि मैं 22 ग्रेड का अफसर होने के बावजूद अक्सर OSD रहता हूँ क्योंकि मैं किसी के अहकामात नहीं मानता। आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बाकायदा फेडरल सेक्रेटरी गुस्से में नजर आए हमें दोनों, लेकिन चीफ जस्टिस कादिक वजीसा ने दोनों को कहा कि मैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अटॉर्नी जनरल ने साइड लेने की कोशिश की तो उनको कहा कि आप इनके वकील नहीं हैं। अच्छा। अगर मैं आज इनके खिलाफ तौहीन अदालत शुरू करूं तो आप प्रोसिक्यूटर बन के इनसे सवाल करेंगे, इसलिए आप इनकी साइड ना लें। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि वो कोर्स करेक्शन की कोशिश कर रहे हैं? इट्स ओपन एंड शट केस। वो अपनी अना की तस्कीन चाह रहे हैं या किसी एक कहने पे कर रहे हैं, गॉड नोज। लेकिन बाकायदा आज उन्होंने जिस तरह से ऐसे लग रहा था शायद यही पे इंडाइटमेंट हो जाएगी, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, मामला आगे चल पड़ेगा, लेकिन वो थोड़े से धीमे पड़ गया जब उन्हें पता चला कि असल कसूर तो शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, ये बताइएगा कि जो PTI की जो एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई गंभीर सूरत हाल हो जाती है कि हुकूमत जो है वो कर देती है और इलेक्शन कमीशन का क्रेडिट डिसक्रेडिट वाली बात ही ख़त्म हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन करवाए, प्री पोल जो कुछ होता रहा, पोल डे और पोस्ट पोल जो कुछ हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को तो हो सकता है वो ये भी कर डाले कि एक्ट आ गया है तो हम जो है वो जो नोटिफिकेशन विड्रॉ किया था वो नोटिफिकेशन जो है दोबारा बहाल कर दिया जाए, तो उसके बाद पूरी एक टेंस सिचुएशन हो सकती है। तो इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इमरजेंसी हो सकती है? या देखिए, मैं फिर कहूँगी सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए काफ़ी टाइमली इस मरतबा दरख्वास्त दायर की। अभी एक्ट नहीं बना था, अब तो एक्ट खैर बन चुका, तो उस एक्ट के बनने के ख़िलाफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट में वो आए तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस कादिक वजीसा शायद चाहें
टू टेस्ट हिज कोलीग्स के एक दफ़ा दोबारा से लगा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की दरख्वास्त को टेकअप करने वाली है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को टेकअप ना भी करे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, तो उनकी तफसीली वजूहात सबको तसल्ली कराने के लिए काफ़ी होंगी। और जो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि वो एक्ट के अंदर और पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून साजी बना सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नाब केस में यही स्टांस रहा था कि सिंपल लेजिस्लेशन से भी जो पार्लियामेंट की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो नलीफाई हो जाते हैं। यही 62(1)F में भी हुआ, यही नाब केस में भी हुआ। तो ये हो तो सकता है, लेकिन मौजूदा जो पूरी सूरत हाल है इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि अगर एक्ट को कभी, मुझे तो लगता है पहले तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कभी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया भी जाता है तो उसमें यही होगा कि रेट्रोस्पेक्टिविटी को ख़त्म कर दें। बाकी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो ऑलरेडी दर्ज है आइन में वही है, तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो एक पीटीआई को जो पर्सन स्पेसिफिक जैसे हम कहते हैं वो है कानून साजी है, उसी तरह से ये एक पार्टी स्पेसिफिक कानून साजी है, तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहे कि पीटीआई दरख्वास्त लेकर आती थी, उसी दिन फिक्स हो जाती, उसी दिन बेंच बन जाता था। अब लंबी सिचुएशन चलेगी और मुझे लगता है कि अब वो जजेस भी समझ चुके हैं कि एक्टिविज्म दिखाने से कुछ नहीं होता, फैसलों ने बोलना और फैसलों पर अमल दरामद के लिए वो स्टैंड लेंगे। आपको मालूम है जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस और जो जस्टिस अमीन का बेंच था, जब इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त आई थी उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो कई दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा कि जजेस को अच्छे से पता होता है कि हमने अपने फैसलों पर अमल दरामद कैसे कराना है। उस वक्त वो जस्टिस बंदयाल को सुनाते थे, उनको नहीं पता था यही सुनाना चीफ जस्टिस को भी पड़ जाएगा। तो अब उन जजेस को मालूम है कि उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद कराना। तो मुझे लगता है पीटीआई की दरख्वास्त इस वक्त इस सिनेरियो में थोड़ी इररेलेवेंट है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की बदनीयतियों पर जाएँ तो फिर तो ट्रिब्यूनल्स वाली भी चैलेंज है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कानून साजी वाला मामला नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जो बाहर जितनी भी बहस चल रही है उस बहस को रेस्ट पर ले जाने का वाहिद तरीका सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट ही होगी, जो हम एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट वीकेंड तक आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या सूरत हाल बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो कैसे जो है रिज़ॉल्व हो सकता है। इसके हवाले से आपको तफसीलात आइंदा भी अपडेट आप करते रहेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।